नमस्कार, स्वागत है आपका समाजशास्त्र की क्लास में। और हम लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। किसी संगठन में रोजगार, स्वरोजगार, दो प्रकार के रोजगार होते हैं। भारत सरकार एक कार्यक्रम स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम तथा मेक इंडिया कार्यक्रम वे नीतिगत प्रयास हैं जो रोजगार एवं स्वरोजगार को संभव बनाते हैं। इन प्रयासों के हाशिए पर खड़े हुए लोग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां, महिला भी रोजगार के अवसरों का लाभ उठा रहे हैं। उन सकारात्मक प्रयासों ने भारत के युवाओं, जिन्हें जननांकीय डिविडेंड भी कहा जाता है, को विकास की प्रक्रिया से जोड़ दिया है। हालांकि दिहाड़ी मजदूर के काम, ठेकेदारी व्यवस्था ज़्यादातर भवन निर्माण कार्य के स्थान पर या ईंट बनाने के स्थान आदि पर दिखाई देती है। ठेकेदार गांव जाता है और वहां काम चाहने वालों से इसके बारे में पूछता है। वह उन्हें कुछ पैसे उधार भी देता है। उधार दिए गए पैसों में काम के स्थान तक आने के यातायात का पैसा होता है। उधार पैसा अग्रिम दिहाड़ी माना जाता है और जब तक उधार नहीं चुक जाता वह बिना पैसे के काम करता है। पहले कृषि मजदूरी अपने खर्च के बदले जमींदार के पास बदुआ मजदूर की तरह रहते थे। अब उद्योग में अनियमित कामगार के रूप में जाते हैं। हालांकि वे अभी भी कर्जदार हैं, परंतु वे अनुबंधक के अन्य सामाजिक दायित्वों से बंधे हुए नहीं हैं। इस अर्थ में वे औद्योगिक समाज में अधिक मुक्त हैं। वे अनुबंध को तोड़कर किसी और के यहाँ काम ढूंढ सकते हैं। कभी कभी पूरा परिवार प्रदर्शन कर जाता है और बच्चे काम में अपने माता पिता की सहायता करते हैं। दक्षिण गुजरात में ईंट के बाड़े में काम होने के मौसम में लगभग 30 से 40 हजार कामगार कार्य करते हैं। ईंट के भट्टे के मालिक ऊंची जाति के लोग जैसे पारसी या देसाई होते हैं। प्रजापति जाति के लोग ईंटों के बाड़े पर अपना पारंपरिक मिट्टी का कार्य करते हैं। कामगार अधिकांश स्थानीय आप्रवासी दलित होते हैं। उन्हें ठेकेदार के द्वारा रोजगार पर रखा जाता है और ये 9 से 11 सदस्यों की टोली में काम करते हैं। पुरुष मिट्टी को सानते हैं और ईंटों का आकार देते हैं तथा छोटे बच्चे उन्हें सुखाने के स्थान पर ले जाते हैं। महिलाएं और लड़कियों की एक टोली ईंटों को भट्टे पर ले जाती हैं जहां पुरुष उन्हें पकाते हैं और फिर से उन्हें ट्रक पर लाद दिया जाता है। प्रत्येक टोली रोजाना 2500 से 3000 ईंटें बना लेती है। जल्दी काम करने वाला समूह 10 घंटे में और धीमे काम करने वाला 14 घंटे में अपना काम खत्म करता है। 6 वर्ष के उम्र से बच्चे पिता द्वारा बनाई गई ताज़ा ईंटों को रात में उठाने का काम करते हैं। गीली ईंटों का वजन लगभग 3 किलो होता है। रात के अंधेरे में छोटे बच्चे एक एक ईंट को आधार पट्टी पर रखने के लिए दौड़ते हैं। जब वे 9 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें 2 ईंटें उठाने की पदोन्नति मिलती है। समाजशास्त्री जॉन ब्रेमन कहते हैं कि उनके माता पिता उन्हें रोते हुए उनके बिस्तर से जगा देते हैं। काम को किस तरह किया जाता है, इस भाग में हम जानकारी देंगे कि काम को वास्तव में किस तरह किया जाता है। हमारे आसपास हम जिन उत्पादों को देखते हैं उन्हें कैसे बनाया जाता है। एक ऑफिस या फैक्ट्री में मध्यम कामगारों ने के संबंध कैसे होते हैं। भारत में बड़े स्थलों में संपूर्ण कार्य को स्वतः घर में हो रहे उत्पादन की तरह किया जाता है। मैनेजर का मुख्य कार्य होता है कामगारों को नियंत्रित रखना और उनसे अधिक काम करवाना। कामगारों से अधिक कार्य करवाने के 2 तरीके होते हैं। पहला, कार्य के घंटों में वृद्धि। दूसरा, निर्धारित दिए गए समय में उत्पादित वस्तु की मात्रा को बढ़ा देना। मशीनें उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होती हैं, परंतु ये खतरे भी पैदा करती हैं और अंततः मशीनें कामगारों का स्थान ले लेती हैं। इसलिए मार्क्स और महात्मा गांधी दोनों ने मशीनीकरण को रोजगार के लिए खतरा माना है। देखो, हिंद स्वराज में गांधी जी और मशीन 1924 में मशीनों के प्रतिपन का विरोधी हूँ, लेकिन मशीनों का विरोधी नहीं हूँ। मैं उस संघ का विरोधी हूँ जो मजदूरों को कम करती है। आदमी श्रम से बचने के लिए मजदूरों को कम करते जाएं, जबकि हजारों मजदूरों को बिना काम के सड़क पर भूख से मरने के लिए फेंक न दिया जाए। मैं समय और मजदूरों दोनों को बचाना चाहता हूँ, मानव जाति के विखंडन के लिए नहीं बल्कि सबके लिए। मैं संपत्ति को कुछ हाथों में एकत्रित नहीं होने देना चाहता, बल्कि उसे सबके हाथों में देखना चाहता हूँ। 1934 में उन्होंने लिखा, एक राष्ट्र के रूप में हम सब खर्चे को अपनाते हैं तो हम न केवल बेरोजगारी की समस्या का समाधान करते हैं, बल्कि वह यह भी घोषित करते हैं कि हमारे किसी भी राष्ट्र का शोषण करने की इच्छा नहीं है और हम अमीरों द्वारा गरीबों के शोषण को भी समाप्त करना चाहते हैं। उदाहरण द्वारा बताए कि मशीन किस तरह कामदारों के लिए समस्या पैदा करती है। गांधी जी के दिमाग में क्या विकल्प था, खर्चे को अपनाने से शोषण को कैसे रोका जा सकता है। उत्पादन बढ़ाने का दूसरा तरीका है कार्य को संगठित रूप से करना। एक अमेरिकन फ्रेडरिक नेशनो ट्रेनर ने 1990 में वैज्ञानिक प्रबंधन के नाम से एक व्यवस्था का आविष्कार किया था। इसे टेररिज्म
या औद्योगिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्य को छोटे से छोटे पुनरावृत्ति तत्वों में तोड़कर कामगारों के मध्य विभाजित करने का प्रावधान था। कामगारों को जितना समय दिया जाता था उसमें उन्हें कार्य को रोजाना उतने ही समय में अवश्य समाप्त करना पड़ता था। इसके लिए वे स्टॉप वॉच की सहायता लेते थे। कार्य को तेजी से समाप्त करने के लिए असेंबली लाइन का भी श्री गणेश हुआ। प्रत्येक कामगार को कन्वेयर बेल्ट के साथ बैठकर अंतिम उत्पाद के केवल एक पुर्जे को उसमें जोड़ना था। कार्य करने की गति को कन्वेयर बेल्ट की गति के साथ व्यवस्थित किया गया था। 1980 के दशक में इस तरह का प्रयास किया गया। इसमें प्रत्यक्ष नियंत्रण के स्थान पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण की व्यवस्था की गई थी। यहाँ कामगार को प्रेरित किए जाने का प्रावधान तथा उन्हें प्रभावित करने का भी प्रावधान था, परंतु हम कभी कभी ही इस पुरानी टायनार्जिम प्रक्रिया को बचा हुआ पाते हैं। भारत का सबसे पुराना उद्योग है कपड़ा मिल। यहाँ के कामगार अपने आप को मशीनों के विस्तार की तरफ वर्णित करते हैं। एक पुराना बुनकर रामचंद्र, जो कि 1940 में कानपुर कपड़ा मिल में काम करता था, कहता है, आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आंखें, गर्दन, टांग, हाथ और शरीर का प्रत्येक हिस्सा घूमता है। बुनाई के काम में लगातार टकटकी लगानी पड़ती है। आप कहीं नहीं जा सकते। आपका पूरा ध्यान मशीन पर केंद्रित होना चाहिए। जब 4 मशीनें चल रही हों तो चारों को चलाना चाहिए, उन्हें रुकना नहीं चाहिए। अधिक मशीनों वाले उद्योग में कम लोगों को काम दिया जाता है, लेकिन जो होते हैं उन्हें मशीनी गति से काम करना होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड में प्रत्येक मिनट में 2 कारें तैयार होकर एकत्रित होने वाले स्थान पर आ जाती हैं। पूरे दिन में कामगारों को केवल 45 मिनट का विश्राम मिलता है। 2 चाय की छुट्टी, 7.5 मिनट प्रत्येक और आधा घंटा खाने की छुट्टी। इनमें से प्रत्येक 40 वर्ष का होने तक पूरी तरह थक जाता है और स्वैच्छिक अवकाश नहीं लेता है, जबकि उत्पादन अधिक हो रहा है और कारखानों में स्थायी रूप से काम करने वालों की संख्या कम हो गई है। कारखानों ने सभी कार्य जैसे सफाई, सुरक्षा, यहाँ तक कि पुर्जों का उत्पादन ही बाह्य स्रोतों से होता है। पुर्जे देने वाले कारखानों के आसपास ही रहते हैं और प्रत्येक पुर्जे को 2 घंटे या नियत समय भेज देते हैं। बाह्य स्रोतों से किया गया कार्य समय पर पूरा हो जाता है और कंपनी को सस्ता पड़ता है, लेकिन इससे कामगारों में तनाव आ जाता है। अगर उनकी सप्लाई नहीं आ पाती तो उनके उत्पादन का लक्ष्य विलंब से पूरा हो पाता है और जब वह आ जाता है तो उसे रखने के लिए उन्हें भागदौड़ करनी पड़ती है। कोई आश्चर्य नहीं अगर ऐसा नहीं करने में वे पूरी तरह निढाल हो जाते हैं। अब जरा सेवा के क्षेत्र को देखा जाए। सॉफ्टवेयर में काम करने वाले लोग मध्यम वर्गीय और पूर्णतः शिक्षित होते हैं। उनका कार्य स्वतः स्फूर्ति में रचनात्मक होता है, पर जैसा कि बॉक्स में दर्शाया गया है कि उनका कार्य भी टायनार्जिम लेबर प्रक्रिया के अनुरूप ही होता है। आईटी क्षेत्र में समय की चक्री, औसतन 10-12 घंटे का कार्य दिवस और रात भर कार्य करने वाले कर्मचारी भी असामान्य बात नहीं है, जिसे नाइट आउट कहते हैं। जब उनकी परियोजना की अंतिम सीमा आ जाती है तो 90 कार्य घंटों का होना एक उद्योग की केंद्रीय कार्य संस्कृति होती है। कुछ हद तक इसका कारण भारत और ग्राहक के देश के बीच समय की विभिन्नता भी है, जैसे कि सम्मेलन का समय शाम होता है जबकि अमेरिका में समय कार्य दिवस का प्रारंभ होता है। दूसरा काम बाह्य स्रोतों की कार्य संरचना में अधिक का होना है, जो परियोजना की लागत और समय सीमा के तालमेल से जुड़ी होती है। एक 8 घंटे काम करने वाले इंजीनियर के श्रम के आधार पर काम को अंतिम सीमा तक पहुंचाने के लिए उसे अतिरिक्त घंटे और दिनों तक काम करना पड़ता है। अतिरिक्त कार्य घंटों की सामान्य व्यवस्थित फ्लेक्सी टाइम के घंटे नियत करने की छूट होती है एक सीमा तक, लेकिन प्रायोगिक रूप से इसका अर्थ है कि वे तब तक कार्य करें जब तक कि वे हाथ में लिए हुए कार्य को समाप्त न कर दें। लेकिन इसके बावजूद भी जब उनके पास वास्तव में कार्य का दबाव नहीं होता तब भी वे ऑफिस में देर तक रुक जाते हैं, जो कि या तो साथियों के दबाव के कारण होता है अथवा वे अपने अधिकारियों को दिखाना चाहते हैं कि बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें थीं। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे